इसको सबसे ज्यादा हम इग्नोर मारते हैं, राइट, है ना, क्योंकि भाई 2 आ गया तो 1 की जरूरत क्या है हमें, क्योंकि 2 में तो सब इनकॉर्पोरेटेड है। पर मार्क्स यहां जाते हैं। मार्क्स यहां क्यों जाते हैं? क्योंकि हम अंदर की इसकी थ्योरी पे पहली बात ध्यान नहीं देते, तो वहां उसके मार्क्स जाते हैं। लाइक व्हाट इज revenue expenditure, what is capital expenditure, what is deferred revenue expenditure, what is capital receipt, what is revenue receipt, what is marshalling of balance sheet। ये कुछ इंपॉर्टेंट वंस हैं जो इसमें से आपको पता होने चाहिए। इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल बताओ मैडम। वेजेस। हाँ, पहले तो क्राइटेरिया समझो कि क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सबसे वाइटल है, ये यहां नहीं बहुत दूर तक काम आता है, इसलिए इस जगह को मार्क कर लेना कि व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी ऑफ योर यूज फॉर लाइफ, मतलब अकाडमिक लाइफ। ठीक है, कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है परचेज और मैन्युफैक्चर से जो खर्चे रिलेटेड है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, और उसकी एक लिस्ट पॉपुलेट करके मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी है, लाइक वेजेस, फ्रेट, कार्टेज वगैरह वगैरह, एक पूरी लिस्ट दे रखी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहां नहीं आगे भी काम आएगा, राइट। और मैंने इसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी एक लिखवाया दूसरी वर्डिंग्स में। वो दूसरी वर्डिंग्स में इसलिए लिखा है क्योंकि वो वर्डिंग्स कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में यूज होती है। कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का मतलब पता है ना, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्टडी में चैप्टर पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में थर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बताई होगी तुम्हें, जॉइंट स्टॉक फॉर्म ऑफ कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो उस केस में कंपनीज लॉ जो है वो फॉलो किया जाता है, और उन्होंने ये वर्डिंग्स हमें सजेस्ट की हुई है, जो दूसरी वाली मैंने आपको लिखाई है। दूसरी वाली क्या लिखाई है कि हमने जो नेट परचेजेस है उसकी जगह दो वर्ड यूज किए, दो लाइन यूज किया एक्चुअली, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, प्लस हमने कर रखा है चेंज इन इन्वेंट्री, दैट इज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ऑफ इन्वेंट्री, और प्लस कर रखा है हमने डायरेक्ट एक्सपेंस। सो इट्स एक्चुअली डिपिक्शन ऑफ द सेम फॉर्मूला, उस सेम फॉर्मूला की डिपिक्शन है ये, कि नेट परचेज की जगह हमने ले लिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मीनिंग समझ में आता है, मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, इसलिए ये वर्ड लगाया है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और एक जो ट्रेडर होता है जो रोज खरीदता है बेचता है, उसके केस में वर्ड यूज होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये मैं मतलब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके मतलब से ही तुम नेट परचेज को समझ पाओगे कि ये नेट परचेज कैसे है। आज काम आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आगे जरूर काम आएगा, 100% काम आएगा। और बाकी स्कूल वाले पागल होते तुम्हें पता है, वो टेक्निकली तुम्हें, है ना, नए खेल इंट्रोड्यूस भी कर देंगे और कहेंगे ये तो फेयर प्ले था, समझ रहे हो ना। सो नेक्स्ट इज, ये दोनों की हमने देखा कि ये सेम है। मोस्टली यू वुड बी ऑब्वियसली यूजिंग दिस, ये तुम्हारे प्रोसेस में है। इसमें भी मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि ये यहां से यहां तक को हम क्या कहते हैं, यहां से यहां तक को हम क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली द टोटल कॉस्ट ऑफ जो टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर, है ना, कि साल भर में मेरा टोटल खर्चा कितना है। दैट वुड उसको समझना होगा कि इट्स ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड है, प्लस मैंने जितना खरीदा और उस खरीदने के चक्कर में पैसे दिए, तो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स विद मी, और उसमें से हटा दिया मैंने क्लोजिंग, यानी कि जो बच गया, तो तब बना मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि टोटल कॉस्ट माइनस द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसके बाद हमने इसी फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट किया अपना जीपी, दैट वाज सिंपली नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके लिए भी हमने दूसरे वर्ड पढ़े, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके लिए भी हमने दूसरा वर्ड पढ़ा, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है सर। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल्स आर सेम। होप नेट सेल्स का मतलब क्या हुआ, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, वो स्ट्रेट मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है।
तो मैं ये जिस्ट में बता रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी है आपके पास। आई एम नॉट गोइंग टू वापस लिखना थोड़ी है मुझे। कहानी का रिलेशन समझो कि ये जीपी क्यों कह रहा है इसे नेट सेल्स माइनस स्टॉक कॉस्ट। जीपी का मतलब होता है रफ मार्जिन, अगर मेरे हिसाब से समझो। इट्स कॉल्ड ग्रॉस मार्जिन ऑल्सो, कि काउंटर में बैठ के मैं इतना दिमाग नहीं लगा सकता कि भाई रेंट का कितना लगेगा, इसका कितना लगेगा। सो आई विल फाइंड अ रफ प्रॉफिट कि एक्चुअली मेरे पास इतना जो डायरेक्ट मेरे खर्चे हैं इन रिलेशन टू द सेल और सेल के बीच का मार्जिन कितना है। ठीक है, यही मार्जिन आपके एनालिसिस का पार्ट होगा आगे जाके फ्यूचर में, कि आप ये समझो कि आपकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितनी है टू सेल्स। ठीक है ना, यानी कि अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर कहते हैं कि सिर्फ 45% है, इसका क्या मतलब होता है कि मेरे सेल के ऊपर 45% की ग्रॉस प्रॉफिट मिलती है मुझे। ये आता है ना हमारे सब में, वो बताते हैं ना तुम्हें कि द ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल और 20% ऑन कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो सेल है उसके ऊपर मेरा 20% का प्रॉफिट बनता है ना। सो एनालिसिस पर्पस में फिर फ्यूचर में हमें काम आता है कि यार ये जो 20% है इससे क्या मेरे खर्चे निकल पाएंगे, क्योंकि अगर मेरा पास्ट डेटा मेरे पास है तो मैं पता कर सकता हूं कि मेरे जो खर्चे हैं दूसरे एक्सेप्ट द डायरेक्ट वन, द इनडायरेक्ट वन, वो कितने हैं। मतलब दे आर 10%, दे आर 15% ऑफ सेल और उससे ज्यादा है। तो मैं सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट से एनालाइज कर सकता हूं अपने फर्म की परफॉर्मेंस। सो दैट इज अ लैटर पॉइंट ऑफ स्टेज। फिलहाल ग्रॉस प्रॉफिट को समझो कि ग्रॉस प्रॉफिट के साथ मेन एंगल जो हम हर बार फंसते हैं, जो क्वेश्चन में अगर आता है तो वो इस बात पे फंसते हैं कि वो 20% ऑन कॉस्ट एंड 20% ऑन सेल देता है। होपफुली आपको इसका क्रैक तो पता होगा ना, द रिलेशन क्या है। तो शर्मा जी, if the profit is 20% on sale, so how much it is on cost? 25. So this relation, इसको है ना थोड़ा frequently यूज करना है। अब हमें और भी जगह पे ये सेम रिलेशन यूज करना पड़ सकता है, राइट। तो वो देखेंगे आगे जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे कैलकुलेशंस को सेव करने के लिए। एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है कि जब हम सेल से कॉस्ट पे आ रहे तो -1 कर रहे डिनोमिनेटर से। Like if I say the profit on sale is 16.67%, आप कैसे करोगे शर्मा जी? Profit on sale is 16.67%, आप कैसे करोगे? पता नहीं, इसको भी 1/6 कर सकता था तू, पता तो करा नहीं तूने, नहीं अच्छा, समझा। हाँ ठीक है, हाँ। अब नाउ मैं दूसरा ले रहा हूं, आफ्ताब। मैंने 1/6 से अगर ऑन सेल है तो 1/5 ऑन प्रॉफिट हो गया ना, 20% ऑन प्रॉफिट हो गया। आफ्ताब, अगर द ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑन सेल, तब कैसे निकालेगा? अगर मुझे कॉस्ट पे चाहिए, इफ द प्रॉफिट इज 30% ऑन सेल्स, तो जो मैंने मेथड दिया है उस पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करना होता है अगर कॉस्ट पे जाना है। यानी कि 3/10 ऑन सेल है तो दिस वुड बिकम 3/7 ऑन कॉस्ट। तुम सिर्फ एक स्टैटिक चीज रट के बैठे हुए हो 1 वाले खेल में। मैं कह रहा हूं ये कहीं भी एप्लीकेबल है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या तो माइनस करना है या प्लस करना है, नहीं समझे भाई। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को, जैसे 3/10 ऑन सेल है तो अब मुझे नीचे आना है ना, मुझे कॉस्ट पे आना है, तो आई विल रिड्यूस इट। सो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस करो, आगे कॉस्ट पे। सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि जब आप कंफर्टेबल हो, मतलब जब आप 1/5 1/4 निकाल पाओ, सिर्फ वो रेंज नहीं है इसकी रेंज उसके बियॉन्ड है। इट कैन बी यूज फॉर एनी परसेंटेज। समझ में आ रही है बात आफ्ताब? कि ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 1/5 ऑन तेरे को सेल दे तो ही निकलेगा। अगर 3/10 ऑन सेल है तो बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस करना, इट बिकम 3/7 ऑन कॉस्ट। ठीक है। और ये जो कहानी है सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है सरकार, जो इतना दिमाग लगा रहा हूं मैं। ये कहानी आपको बहुत जगह काम आनी है। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं ये बहुत जगह आपको काम आने आगे जाकर। ठीक है। और लास्टली हमने पढ़ा था नेट प्रॉफिट निकालना, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
एंड प्लस अदर इनकम। होप यू नो व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि जो डायरेक्ट नहीं है वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट है। ऑब्वियसली वी नो हाउ टू क्लासिफाई द आइटम्स इनटू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में से हमें पता है कि डायरेक्ट कौन से होते हैं, तो जब हमें डायरेक्ट पता तो बाकी के ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अदर इनकम ऑफ व्हाट, अदर देन सेल्स, दैट इज सेल को छोड़ के जो भी इनकम हो, चाहे इनकम रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ब्रोकरेज रिसीव, ये सारी कैटेगराइज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सारी अदर इनकम में आती है। ठीक है, यहां तक की स्टोरी आप पढ़ चुके थे। ठीक है सर, इन दोनों के बीच एक और प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में, विच इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये थोड़ा मैं आज तुम्हें बता रहा हूं। एग्जाम का फिर मुझे नहीं पता, फ्यूचर का पता है, तो आई एम जस्ट प्लेइंग ऑन फ्यूचर। एग्जाम में भी आ सकता है क्योंकि बुक में है, एज सच बुक में नहीं है ये नहीं है, बता तुम्हें वही रहा हूं जो बुक में है, बट इट डिपेंड ऑन स्कूल वेदर दे आर टीचिंग इट और नॉट। ठीक है।